नमस्कार दोस्तों, पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे सारे एज अ वन लाइनर के रूप में मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 से। क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 से आरबीएसई का जो कोर्स चलता है ना, आरबीएसई का जो कोर्स चलता है क्लास 6 के अंतर्गत राजस्थान, हमारा राजस्थान जो बुक है ना, हमारा राजस्थान, ठीक है ना, हमारा राजस्थान वाली जो बुक है उस बुक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम जो है पर डे एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का अध्याय नंबर 3, जिस टॉपिक का नाम है इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है ना। और एज ए वन लाइनर के रूप में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 से संबंधित। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास जानने के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। याद रखना, इतिहास जानने के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। देखिए मित्रों, इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो उस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी डाला है, लेकिन ज़्यादा इसमें नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि जो बुक में है वही मैंने इसमें शामिल किया है एज ए वन लाइनर के रूप में, ठीक है। चलिए फिर उसके वजह से वन लाइनर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज़ भी चलाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन के रूप में इस बुक में दे रखी है। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ अभिलेख होते हैं, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है, उन सबको जो है हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अभिलेख। अब देखिए अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख की एक परिभाषा यहाँ दे रखी है, क्या है देखिएगा। ये शिलालेख पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं ना उनको कहते हैं पाषाण शिलाएं, ठीक है ना। और पत्थर की पट्टिका होती है उनको शिलालेख कहते हैं। फिर स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्र पर भी उत्कीर्ण किया जाता है, ठीक है ना। इन सब पर जो है इनको उत्कीर्ण किया जाता है, किसी अभिलेख को। नेक्स्ट आगे पॉइंट दे रखा है, अभिलेख विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख जो हैं वह विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं, ठीक है ना। आगे पॉइंट दे रखा है, इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों के नाम, घटना की तिथियाँ, शासन कार्य और आज्ञाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये सारे के सारे अभिलेख के अंतर्गत ही हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, इनसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी भी मिलती है। याद रखना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें कौन से स्रोतों से मिलती है, कौन से पुरातात्विक स्रोत से मिलती है, तो याद रखना अभिलेख से मिलती है। कौन से मिलती है भाई? अभिलेखों से मिलती है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखना कि प्रशंसा में लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति। आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ अभिलेख मिले हैं, वो कहाँ स्थित हैं ये हमें जानना है। तो नगरी अभिलेख जो है वो चित्तौड़ के अंतर्गत है, याद रखना। कंसुआ अभिलेख जो है वो कोटा के अंतर्गत है। घटियाला अभिलेख जो है वो जोधपुर में है, और ये किसकी जानकारी दे रहा है? प्रतिहारों की जानकारी देता है। याद रखना, जोधपुर का घटियाला अभिलेख जो है वह हमें प्रतिहारों की जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ किराड़ू अभिलेख जो है वह कहाँ है, तो यह है बाड़मेर के अंतर्गत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी कौन से अभिलेखों से प्राप्त होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार, भूमि और द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी हमें जो कौन से अभिलेखों से प्राप्त होती है, तो वह अभिलेख है भाई नांदसा और बरनाला युग स्तंभ लेख हैं, ठीक है ना, जो कि सामोली शिलालेख आदि, ये याद रखना। नांदसा और बरनाला युग स्तंभ लेख और इसके अलावा सामोली शिलालेख जो है वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, प्रतिहारों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रतिहारों का इतिहास जानने के लिए जो अभिलेख है वो कौन सा है, तो वह घटियाला अभिलेख है। कहाँ है ये? जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ है?
जोधपुर के अंतर्गत है। घटियाला अभिलेख मुख्य रूप से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखिएगा, चौहानों का इतिहास जानने के लिए स्रोत कौन सा है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा है, बिजोलिया, याद रखना। प्रतिहारों से संबंधित है घटियाला अभिलेख और चौहानों से संबंधित है बिजोलिया शिलालेख। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये चौहानों से संबंधित कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है ना, याद रखना इसे। और प्रतिहारों से संबंधित है घटियाला शिला अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रावल समर सिंह के युग की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कौन से शिलालेख से मिलती है, तो वह मिलती है चिरवा का शिलालेख। किसका है, चिरवा का शिलालेख, याद रखना। रावल समर सिंह की जानकारी समर सिंह चिरवा से, ठीक है। अगला फैक्ट देखिएगा, अगला पॉइंट दिया रखा है स्मारक। अब देखिए स्मारक क्या होता है, तो स्मारक के बारे में जानते हैं। दुर्ग, महल, भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है भाई, तो ये है स्मारक के उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्राएं, अब देखिए मुद्राओं से हमें कौन सी जानकारी मिलती है, किस प्रकार की जानकारी मिलती है, मुद्राओं से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। याद रखना, मुद्राओं से किसी भी काल की जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति होती है उसका पता हम लगा सकते हैं, किससे, मुद्राओं के माध्यम से। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है, राज्य व शासक की शक्ति के सूचक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, राज्य व शासक की शक्ति का सूचक क्या होता है भाई, तो वो होता है सिक्के। क्या होते हैं, सिक्कों को राज्य और शासक की शक्ति का सूचक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभ्यता है। सभ्यता क्या है देखिएगा ध्यान से, कुछ सभ्यता दे रखी है, कौन सी सभ्यता कहाँ है वो हमें याद रखनी है। आहड़ सभ्यता, आहड़ कहाँ है भाई, उदयपुर के अंतर्गत। रैड सभ्यता टोंक के अंतर्गत है, और एक याद रखना यहाँ पर एक टोंक के अंतर्गत एक नगर सभ्यता भी है, ठीक है। और नगरी सभ्यता जो है ना, नगरी जो है वो है चित्तौड़ के अंतर्गत। कहाँ है, चित्तौड़ के अंतर्गत। तो ये आप याद रखना, नगर और नगरी के बीच में, ठीक है, चित्तौड़ के अंतर्गत। तो नगर जो है वो टोंक में है और नगरी जो है वो चित्तौड़ में। फिर बैराट जयपुर में है, रंगमहल हनुमानगढ़ में, सांबर जयपुर के अंदर, और गवाक्ष जो है वो गोखड़े जो होते हैं उनको गवाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, गवाक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, गणेश्वर सभ्यता जो है ना वो नीम का थाना सीकर के अंतर्गत है, और वहाँ से ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान के अंतर्गत ताम्र संस्कृति संबंधी अवशेष गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो नीम का थाना सीकर के अंतर्गत। कहाँ है, सीकर के अंतर्गत, नीम का थाना सीकर के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोधपुरा सभ्यता जो है वो कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है, नोह भरतपुर में। तो जोधपुरा, जयपुर और नोह भरतपुर से काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काले और लाल मृदभांड कहाँ से मिले, जोधपुरा, जयपुर और नोह भरतपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, आहड़ और गिलुंड सभ्यता से प्रस्तर और फलक आदि जो है हमें प्राप्त हुए। कहाँ से, आहड़ और गिलुंड से प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक पॉइंट आता है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। तांबे के बड़े बड़े पत्थरों पर खोदे गए जो लेख होते हैं ना, तांबे के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन पर खोदे हुए जो लेख होते हैं उनको कहते हैं ताम्रपत्र, ठीक है। आगे देखिएगा, दान पुण्य से संबंधित ताम्रपत्र जो है ना वो किससे संबंधित होते हैं, दान पुण्य से संबंधित होते हैं, इसीलिए इनको दान पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दान पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इनसे शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, मापतोल, दान के प्रकार आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, ये पुरातात्विक स्रोत हमने सारे देख लिए। अब पॉइंट आता है साहित्यिक स्रोत। क्या आता है, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं देखिएगा। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, इन सब से हमें सहायता मिलती है। चलिए आगे पॉइंट देखिएगा, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, कौन से, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, याद रखना, जयनक जो थे ना, जयनक, उनके द्वारा एक रचना रची गई थी, उसका नाम था पृथ्वीराज विजय। ये एक महाकाव्य है, याद रखना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए एग्जामिनर जो है ना बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं वो, ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं देता कि पृथ्वीराज विजय की रचनाकार कौन है, जयनक, है ना, ऐसा नहीं पूछते। अब वो ये पूछते हैं कि पृथ्वीराज विजय, जयनक कृत पृथ्वीराज विजय जो है वह है क्या महाकाव्य है या फिर केवल काव्य हैं, ठीक है ना, या फिर और भी जो है ऐसे प्रकार से नाम दे सकते हैं, दीर्घ काव्य हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, आप इसको महाकाव्य कहते हैं। क्या है, ये एक महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय। ये किसके द्वारा रचित है भाई, जयनक के द्वारा। और इसमें जो है वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनक के द्वारा जो
रचना की गई थी। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य था। इसके अंतर्गत चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। किसकी? चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। चलिए अगला पॉइंट दे रखा है, चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी, चौहानों के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी कौन से महाकाव्य में मिलती हैं? ये पॉइंट आगे देखो, कौन से महाकाव्य में मिलती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नयन चंद्र सूरी कृत एक हमीर महाकाव्य है, उससे जानकारी मिलती है। याद रखना, चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय के सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो व्यवस्था थी ना, उसकी जानकारी हमें कौन से महाकाव्य से प्राप्त होती है या फिर कौन से महाकाव्य से मिलती है? तो भाई वह मिलती है हमीर महाकाव्य से। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? तो वह लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंश की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा वह साहित्य है जिसके अंतर्गत राजपूत वंश की स्थापना, उनके वंशक्रम और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो वह मिलता है ख्यात विषयक साहित्य में। किसमें? ख्यात विषयक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिएगा इसमें, नयनसिरी ख्यात हैं, बाकीदास नयनसिरी ख्यात, बाकीदास की ख्यात, दयालदास री ख्यात, जोधपुर राज्य री ख्यात, ये सारे इसके उदाहरण हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी उर्दू तवारीखों, ये एक इतिहास ग्रंथ है, फारसी उर्दू तवारीखें। ठीक है ना, इनसे विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। याद रखना, किसकी? मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक रचना। अब देखिए कुछ रचनाएं जो हैं यहाँ दी हुई है, साहित्यिक रचनाएं, उनको भी याद रखिएगा कि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक। कौन है? जयानक। ठीक है ना। हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। चलिए आगे दिया हुआ है, कानड़देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने। ये अभी थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, याद रखना, कानड़देव प्रबंध नाम किसने लिखे थे? तो पद्मनाभ ने। दलपत विलास किसने लिखा? तो वह लिखा भाई दलपत सिंह, बीकानेर से संबंधित है दलपत सिंह, उन्होंने जो है दलपत विलास लिखा। फिर आता है मारवाड़ राज्य का इतिहास। मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है भाई विश्वेश्वर नाथ रेहू ने। किसने लिखा? विश्वेश्वर नाथ रेहू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचनिका जो है वो किससे संबंधित है? खिड़िया जग्गा से संबंधित है। ठीक है, कौन? वचनिका, खिड़िया जग्गा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान और इसके साथ साथ पश्चिमी भारत की यात्रा, ये किसने लिखा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टॉड ने। वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्र ने की, जो कि बूंदी से संबंधित थे। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, वीर विनोद कविता जो है उसकी, वीर विनोद की रचना किसने की? तो कविराज श्यामल दास ने की। किसने की? कविराज श्यामल दास ने। फिर आगे बात करते हैं, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। किसने लिखा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मित्रों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले जो है आपको जो है वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप जो है इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।